गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अमाशय के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि अमाशय सबसे चौड़ा भाग होता है हर नाल का, और ये जे आकृति के जैसा होता है। और इसका एक भाग गर्सिका से खाद्य प्राप्त करता है और दूसरा भाग जो है शुद्रांत में खुलता है। फिर हमने अमाशय की आंतरिक सतह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित देखा, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है और अनेक जीवाणु को नष्ट करता है। और अमाशय के द्वारा जो पाचक रस होता है वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अब बेटा, अमाशय की खोज किस प्रकार हुई थी? तो एक दुर्घटना हुई थी, जिसके अंदर एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई थी। सन 1822 की ये बात है। सन 1822 ईस्वी की ये बात है, जिसमें एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक एक व्यक्ति था, जिसको गोली लगने के कारण वो बुरी तरह से घायल हो गया था। गोली से वक्त क्षतिग्रस्त हो गया, अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक, यानी कि जब गोली लगी थी तो वो कोई सैनिक के लगी थी, और सैनिक चिकित्सक था। आर्मी में भी बेटा डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, तो वो डॉक्टर्स का नाम था विलियम ब्यूमोंट, तो जिन्होंने अमाशय की खोज की। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु उसका जो अमाशय का छिद्र था वो भली भांति बंद न कर सका। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमोंट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर भी प्राप्त हुआ। कुछ रोचक परीक्षण भी किए उन्होंने। ब्यूमोंट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा है, इसके भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है, और वो तरल हाइड्रोक्लोरिक था जो भोजन को पचा सकता था। उसने ये भी देखा कि अमाशय शुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय का भोजन पूरा पाचन हो जाता है, यानी कि अमाशय में जब भोजन का पाचन जितना होना है उतना भोजन का पाचन हो जाएगा, तभी वो शुद्रांत में जाएगा। उससे पहले वो भोजन शुद्रांत में जाने वाला नहीं है। तो ये विलियम ब्यूमोंट ने खोज की इसकी, अमाशय की। अब है बेटा शुद्रांत। शुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। ये यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, और इसकी भित्ति से कुछ रस भी स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी यानी कि दक्षिण दिशा में अवस्थित होती है। ये बेटा यकृत जो है लाल भूरे रंग की है। हमने डायग्राम जो सबसे पहले बनाया था उसमें देखा है। और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, अंडरलाइन कर लें। और ये पित्त रस स्रावित करती है। कौन सा रस स्रावित करती है? पित्त रस। ये एक थैली में संग्रहित होता है, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये लाल भूरे रंग की होती है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो लाल भूरा रंग होता है बेटा, ये लाल भूरा रंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के कारण जो अपने भोजन का पाचन होता है, तो भोजन का रंग भी हो जाता है, जो लाल भूरे रंग का हो जाता है पाचन होने के दौरान, क्योंकि इसका जो पाचक रस होता है वो भी लाल भूरे रंग का होता है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, पित्ताशय में पित्त रस होता है, और ये पित्त रस वसा को पाचन करता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। ये अग्नाशय रस स्रावित करती है। कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर यह कार्य करता है, तो अंडरलाइन कर लें। अग्नाशय रस जो है अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस स्रावित होता है। ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर कार्य करता है और इनको सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ जो भोजन होता है अब शुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंतरस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो भी होता है बेटा, वो कार्बोहाइड्रेट अग्नाशय रस से और सरल पदार्थों में बदल जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर बेटा शर्कराएं होती है, जैसे कि ग्लूकोज, तो उस ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा
वसा किस में परिवर्तित होती है? वसा होती है आपके वसा अम्लों में और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन एमिनो अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं। बेटा प्रोटीन एमिनो अम्लों से बनता है, इसलिए सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ बना प्रोटीन। किससे? तो प्रोटीन जो बनता है एमिनो अम्ल सरल पदार्थ हैं। सरल पदार्थ अगर मिल जाए तो जटिल पदार्थ बनेगा, वो होगा प्रोटीन। और अगर जटिल पदार्थों को वापस सरल पदार्थों में बदलें तो वही होगा, जटिल पदार्थ प्रोटीन है और सरल पदार्थ एमिनो। तो यहाँ पर आप जटिल पदार्थ समझ सकते हैं इसको। जटिल पदार्थ कौन सा हो गया? प्रोटीन। और सरल पदार्थ हो गया एमिनो अम्ल। तो इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं। सरल पदार्थ शर्करा, जिसको हम ग्लूकोज में बदल सकते हैं। तो ग्लूकोज सरल पदार्थ हैं और कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं। तो सरल पदार्थ से ये बन सकते हैं और जटिल पदार्थ को वापस हम सरल पदार्थ में बदल सकते हैं। नेक्स्ट, क्षुद्रांत में अवशोषण। तो क्षुद्रांत में अवशोषण किस प्रकार होता है ये भी हम पढ़ते हैं। इससे पहले आपको आमाशय रस और अग्नाशय रस के बारे में दिखाते हैं। ये आपको बेटा दिख रहा है आमाशय। ये आपके आमाशय संरचना है जो भोजन को बहुत ही सरल भागों में बांटने का कार्य करता है। इसके ऊपर है ये लीवर, जिसको हम यकृत बोलते हैं। यकृत लाल भूरे रंग का है, जो उदर के ऊपर की तरफ है। ये आपके आमाशय को ही उदर बोलते हैं और ये यकृत की संरचना है। इसके नीचे जो है पित्ताशय है, जिसको हम गैल ब्लैडर के रूप में आपको यह नीचे दिख रहा है। तो पित्ताशय में पित्तरस बनता है। ये आपके हैं आप अग्नाशय, जिसमें अग्नाशय रस बनता है। ये आमाशय के ठीक नीचे होता है। ये यकृत, ये भोजन को अब इसमें देख सकते हैं कि जिस प्रकार ये आपके क्षुद्रांत हैं। इस क्षुद्रांत के अंदर एक ये पाइप आया है और एक ये पाइप जैसा आया है। तो ये एक बेटा जो है अग्नाशय रस, ये अग्नाशय रस का है और ये पित्त रस का है। अब ये पित्त रस और अग्नाशय रस दोनों के दोनों इस क्षुद्रांत में मिलते जाते हैं और भोजन को और ही सरल पदार्थों में बदलते रहते हैं। यानी आमाशय ने तो भोजन को सरल पदार्थों में बदला था, उससे भी ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट जो है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करना, तो ये अग्नाशय रस द्वारा होता है। और प्रोटीन को एमिनो अम्लों में परिवर्तित करना, ये अग्नाशय रस के द्वारा ही होता है। तो अग्नाशय रस बेटा दो कार्य करता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट को सरल पदार्थों में बदलता है और प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदलता है। पित्ताशय जो है केवल पित्ताशय के द्वारा जो पित्तरस स्रावित हो रहा है, जो यकृत से बना था, वो वसा का पाचन करता है और शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाया जाता है। ये जो आपके स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आपके यकृत इसकी अग्नाशय की है और ये अग्नाशय रस का निर्माण करता है, जो आपके यहाँ इकट्ठा होता है अग्नाशय। फिर ये भी आपके भोजन को सरल पदार्थों में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट बेटा आपके क्षुद्रांत में अवशोषण। तो क्षुद्रांत में अवशोषण किस प्रकार होता है? पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो जितना भी भोजन पचा हुआ है अब वो रुधिर वाहिकाओं में जाएगा। इस प्रक्रम को हम अवशोषण कहते हैं। तो आप अंडरलाइन कर लें यहाँ से।
क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान संरचनाएं उभरी हुई होती है जिनको हम दीर्घ रोम कहते हैं या रसांकुर कहते हैं। आंतरिक सतह पर बेटा क्षुद्रांत की आंतरिक सतह पर दीर्घ रोम होते हैं और ये दीर्घ रोम जो है आंत्र में इनकी क्या भूमिका रहती है। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं और उसका तल क्षेत्र भी बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में बहुत सारे दीर्घ रोम होते हैं और दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है और ये दीर्घ रोम की सतह पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अब यह अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण जो है रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। यानी कि सरल पदार्थों से वापस अब जटिल पदार्थ बनाएंगे। इस प्रक्रम को हम स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण का मतलब जितने भी अवशोषित पदार्थ हैं उन अवशोषित पदार्थों से वापस जटिल पदार्थ बनाएंगे। इसी प्रक्रम को स्वांगीकरण कहेंगे। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल में हो जाता है। तो बेटा कोशिकाओं में अब जो भोजन पहुंचा है अब उसका विघटन होगा, यानी कि जो भोजन है वो ग्लूकोज के रूप में, अब उस ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से होगा। जब कभी भी ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगी, विघटन करेगी, तो उससे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और जल का निर्माण होगा और ऊर्जा मुक्त होगी, यानी कि ऊर्जा बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के किसी काम की नहीं है तो उसको अशुद्ध रक्त वाहिनियों में वापस भेज देगी और जो ऊर्जा है उसको अपने शारीरिक दैनिक जो कार्य क्रियाकलाप हैं उनको करने में काम में लेगी। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, वो अवशोषण नहीं होता, तो उसको बहिर्दांत में भेज दिया जाता है आगे। इसको हम देखते हैं एनिमेशन में। ये बेटा आपके क्षुद्रांत हैं जो आपको दिख रही है बीच में। इस क्षुद्रांत के आंतरिक भाग पर ये ऐसे बहुत से दीर्घ रोम हैं। ये भी आपके एक दीर्घ रोम है। इन दीर्घ रोम को हम विली भी कहते हैं इंग्लिश में। इसके अंदर बेटा आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो है रक्त वाहिनियाँ, इसमें एक लाल कलर की और एक ब्लू कलर की, अशुद्ध रक्त वाहिनियाँ और शुद्ध रक्त वाहिनियाँ दोनों ही होती है जो भोजन को अवशोषित करती है और ये भोजन को अवशोषित कर रक्त वाहिनियों में ले जाने का कार्य करती है। रक्त वाहिनियाँ जो हैं हमारे शरीर में पूर्ण रूप से फैली होती है और प्रत्येक कोशिका तक ये रक्त वाहिनियाँ इस फूड को, जो भोजन अवशोषित किया है, इस भोजन को प्रत्येक कोशिकाओं तक ले जाती है। और कोशिका का कार्य होता है कि जब कभी भी भोजन मिले और ऑक्सीजन मिले, तो जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो बेटा हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है प्रत्येक कोशिका तक जाती है और उस ऑक्सीजन का कार्य यही होता है कि भोजन को अपघटित करें, विघटित करें। तो ये सारा का सारा जो भोजन है प्रत्येक जंतुओं के अंदर जाता है और इन्हीं क्षुद्रांत के द्वारा अवशोषित किया जाता है, चाहे कोई भी हो। सबके अंदर क्षुद्रांत होती है और क्षुद्रांत की अलग अलग भूमिका रहती है जो भोजन को पचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं तक श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मिलती है और उस ऑक्सीजन का उपयोग भोजन को तोड़ने में, विघटन करने में कार्य उपयोग में ली जाती है। जब ये भोजन को विघटन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस रक्त वाहिनियों के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है और फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है और फिर फेफड़ों से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं शरीर से और ऑक्सीजन को श्वसन क्रिया के दौरान अंदर लेते हैं। ये ऑक्सीजन भोजन का विघटन करती है जिससे ऊर्जा बनती है। ये ही आपके प्रोसेस हैं। अब हैं आगे बहिर्दांत, इसको हम कल पढ़ेंगे।